सो हेलो एवरीवन। अभी हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, हमारे पिछली वीडियो में देखी थी हमने जो सब सरफेस यूनिट की जो हमारी सकर रोड की वर्किंग देखी थी। तो उसमें हमने देखा प्लंजर, वर्क बैरल और कैसे वॉल्स ओपन होती है और क्लोज होती है, स्टैंडिंग वॉल या ट्रैवलिंग वॉल। ठीक है, अब हमने पता लग गया प्लंजर और वर्क बैरल क्या रहता है। तो इसी से ना मेरे टाइप ऑफ सकर रोड पंप बनते हैं, इसी के हिसाब से टाइप ऑफ सकर रोड पंप बनते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ SRP ऑन द बेसिस ऑफ प्लंजर। मेनली यही है, वैसे तो बहुत सारी ऊपर सब सरफेस फैसिलिटी के हिसाब से भी टाइप्स बनते हैं, पर हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने पहला टाइप, अगर मैंने सिंपल ट्यूबिंग के साथ, ये ट्यूबिंग के जॉइंट्स चल रहे हैं, ट्यूबिंग के जॉइंट्स, पूरी ट्यूबिंग आ रही है और ट्यूबिंग के नीचे मैंने क्या लगा दिया, वर्किंग बैरल लगा दिया। वर्किंग बैरल लगा दिया। वर्किंग बैरल कुछ इस तरह से रहता है, स्टैंडिंग वॉल। ठीक है, स्ट्रेट आ रहा है। और मेरा जो प्लंजर है वो कुछ इस तरह से है, मतलब जैसे सिंपल होता है मेरा, मेनली यही ज़्यादातर यूज़ होता है मेरा। ठीक है, तो मेरा ट्यूबिंग के साथ बाहर मेरी क्या होएगी, केसिंग होएगी। ये वाली केसिंग है मेरी, ठीक है, ये वाली केसिंग है। तो मेरी बेसिकली अगर ट्यूबिंग के साथ लगा हुआ है तो मेरा पहला पंप आता है ट्यूबिंग पंप। तो पहला टाइप हुआ मेरा ट्यूबिंग पंप। ये मेनली यूज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्यूबिंग पंप। ठीक है, ये मेरी क्या हुई, केसिंग हुई कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा टाइप आता है मेरा, इसी के बेसिस पे दूसरा टाइप आता है। दूसरा टाइप, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, थोड़ा सीधा एज्यूम कर लेना। ठीक है, ओके। दूसरा टाइप आता है, दूसरा टाइप मैं ट्यूबिंग के एंड में नहीं वर्किंग बैरल लगाता, मैं ट्यूबिंग के अंदर सकर रोड के थ्रू लोअर करता हूँ अपनी सारी असेंबली, वर्किंग बैरल भी और प्लंजर भी। जो मेरा वर्किंग बैरल है वो यहाँ पे एक एंकर्ड रहता है, एंकर्ड ट्यूबिंग पे। तो यहाँ पर आकर वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। कुछ इस तरह से रहता है मेरा वर्किंग बैरल और इसके अंदर मेरा प्लंजर। और ये कुछ इस तरह से लॉक हो जाता है यहाँ पे आके। यानी कि मैं इस पूरी पंप असेंबली को रोड के थ्रू उठा भी सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ। अगर मैं पूरी रोड ऊपर की तरफ खींचूंगा तो मेरी असेंबली के अनलॉक होकर ऊपर भी आ सकती है और नीचे भी मैं लोअर कर सकता हूँ थ्रू रोड के थ्रू ही। इसको मैं बोलता हूँ इंसर्ट पंप्स। ठीक है, ये मेरी ट्यूबिंग हो गई और केसिंग बाहर। सेम अगर मेरी केसिंग है तो मुझे केसिंग के थ्रू ही प्रोडक्शन लेनी है। केसिंग के थ्रू हम प्रोडक्शन ले सकते हैं किस केस में, अगर मेरे को प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये बहुत कम लेते हैं वैसे, अगर मेरे को प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तब कंपनी बोलती है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं यही वाला सेम पंप रोड के थ्रू ही जो मेरा इंस्टॉल हो जाता है, अंदर चला जाता है मेरा, किसके, ट्यूबिंग के अंदर। सेम ये बड़ा हो जाता है, बड़े में यानी केसिंग के उसमें, वो पूरे डायमीटर में। सेम मेरा वैसे ही मैं पूरा वर्किंग बैरल के साथ अपना प्लंजर उतार देता हूँ कुछ इस तरह से, जो कि यहाँ पे लॉक हो जाता है। और यहाँ मेरा क्या रहता है, एक प्लंजर रहता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, केसिंग पंप। 3 टाइप हो गए, ट्यूबिंग पंप, इंसर्ट पंप एंड केसिंग पंप। इंसर्ट माने इंसर्ट कर रहे हैं ट्यूबिंग के अंदर। इसका, ये मेरी ट्यूबिंग के साथ इंस्टॉल होता है। जब मैं ट्यूबिंग इंस्टॉल करता हूँ तो ट्यूबिंग के साथ ही नीचे लगा के भेजता हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत रहती है, इसमें अगर मेरे को सर्विस के लिए बाहर निकालना है ना, सर्विस के लिए मेरे को पंप में कोई ख़राबी आ गई और सर्विस के लिए मेरे को इसको बाहर निकालना, तो मेरे को पूरी ट्यूबिंग क्या करनी पड़ेगी, पूरी ट्यूबिंग बाहर निकालनी पड़ेगी। वेल बोर्ड से पूरी ट्यूबिंग क्या करनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी।
तो इसमें ये एक तरह से झंझट रहता है, एक तरह से आप बोल लो आफत रहता है अगर बोलो तो झंझट, एक तरह से झंझट रहता है। मेरे को पूरी ट्यूबिंग बाहर निकालनी पड़ेगी सिर्फ एक पंप की वर्क वो सर्विस के लिए। ये चीज़ मेरी किस में दूर हो जाती है, इंसर्ट पंप में। इंसर्ट पंप में मेरे को अगर पंप सर्विस करना है तो मैं सिंपल रोड के थ्रू ही इसको अनलॉक करके बाहर निकाल सकता हूँ। पर इस पंप से इस कैटेगरी में जाना, यानी कि अगर मेरा ये ट्यूबिंग है और ट्यूबिंग के अंदर पंप लगा है तो मेरा उसका डायमीटर छोटा हो जाता है और मेरी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इंसर्ट पंप में मेरी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि स्पेस कम बच जाता है। समझ रहे हो? ट्यूबिंग के अंदर वर्किंग बैरल आ रहा है और इसमें ट्यूबिंग के साथ वर्किंग बैरल था, तो मेरी स्पेस कम हो जाती है, तो मेरी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। अगर मेरे को प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो मैं केसिंग में डाल देता हूँ। केसिंग तो मेरे बड़े डायमीटर की रहती है, ट्यूबिंग से तो बहुत बड़ी रहती है मेरी केसिंग। और अगर मैं केसिंग के अंदर ही पूरा अपना पंप डाल दूंगा तो इसमें मेरी प्रोडक्शन सबसे मैक्स मिलेगी मेरे को। इसमें मेरा पंप सर्विस करना मुश्किल होता है, इसमें आसान होता है। पर क्या, सर्विस करना आसान होता है पर मेरा प्रोडक्शन क्या, कम मिलती है। तो बेसिकली ये मेरे 3 टाइप्स के मेरे क्या हो गए, पंप हो गए। ट्यूबिंग पंप, इंसर्ट पंप, केसिंग पंप। ठीक है, ये मेरे 3 टाइप्स के पंप हो गए। किसके बेसिस पे, जो मेरे सब सरफेस में वर्किंग बैरल या प्लंजर रहते हैं वो कैसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये थे मेरे टाइप्स ऑफ पंप SRP वगैरह में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट खत्म हुआ मेरा इसका। अब हम पढ़ेंगे एक API क्लासिफिकेशन करके आती है, इंपॉर्टेंट रहता है वो, भाई पंप की क्लासिफिकेशन करते हैं। बताता हूँ कैसे। वो भी बहुत आसान है, बस सिंपल देखने वाली है, एक तरह से क्लासिफिकेशन रहती है सिंपल देखने वाली। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये मेरी क्या, एक कंपनी जो भी SRP बना रही है ये उसके ऊपर प्रिंट कर देती है एक तरह से। ये क्या बताती है भाई, वो पंप है क्या चीज़। पहला बताती है मेरी टाइप ऑफ पंप, जैसे हमने टाइप्स ऑफ पंप पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने, टाइप ऑफ पंप पढ़े थे ABC। A माने एयर बैलेंस, B माने बीम बैलेंस्ड, और C माने कन्वेंशनल। ठीक है, C माने कन्वेंशनल, A माने एयर बैलेंस, B माने बीम काउंटर बैलेंस यूनिट। और मेरा एक और आता है लास्ट, M इज Mark II यूनिट। M, A B C एंड M, Mark II यूनिट। ये जो हमने स्टार्टिंग में हमने पंप्स के टाइप देखे थे, टाइप इन द सेंस फलक्रम कहाँ रहता है, पीछे क्या रहता है फलक्रम। ये जो मेरा फलक्रम होता है ये कईयों में पीछे रहता है, कईयों में आगे रहता है। जैसे हमने टाइप्स देखे थे, हमने पढ़ा हुआ है एयर बैलेंस क्या था, बीम बैलेंस और कन्वेंशनल यूनिट और Mark II यूनिट। ठीक है, तो जो मेरा पहला अक्षर है ना, जो ये वाला अक्षर पंप पे छपा हुआ, तो मेरे को ये बताएगा कि मेरा पंप किस टाइप का है, या वो एयर बैलेंस है, क्या वो बीम काउंटर बैलेंस है, क्या वो कन्वेंशनल यूनिट है, क्या वो Mark II यूनिट है। तो अभी ये वाली जो मेरे को डिजिट बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये मेरा कन्वेंशनल यूनिट पंप है C। ठीक है, अब जो मेरा दूसरा आता है ना, दूसरा वो मुझे बताता है टॉर्क। मेरे को टॉर्क बताता है, पीक टॉर्क। इन थाउजेंड्स ऑफ इंच पाउंड्स। ये सब नोट्स में लिख लेना, फिर इसको एक याद करने का आपको तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जो बता रहा है, ये बता रहा है मेरा उस पंप का जो मेरा टॉर्क रहेगा, पीक टॉर्क जो रहेगा, किस में बता रहा है, थाउजेंड्स ऑफ इंच पाउंड्स में बता रहा है। ठीक है, मान तो 228, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 228,000 इंच पाउंड इसकी यूनिट्स होगी।
इतना मेरा क्या है, पीक टॉर्क है, ये बता रहा है इतना मेरा पीक टॉर्क ले सकता है पंप। ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ क्लियर हो गई। 1 2 3 4 5 5 चीज़ें रहती है, सीधी सी बात। और मेरा ये मेरे को क्लियर हो गया। अब ये, और जो ये डी है ना, इसका डी का मतलब होता है डबल रिडक्शन। डी का मतलब होता है मेरा डबल रिडक्शन गेयर रिड्यूसर। मतलब कहीं डबल गेयर रिड्यूसर भी आ जाए, डबल रिडक्शन गेयर रिड्यूसर आ जाए, तो इसका मतलब होता है ये मेरा डी। ये मेरा गेट के पेपर में आया था कि डी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये एक बार आ रखा है भाई, ये पूरी वो दे दी थी और इसमें पूछ लिया था कि डी, व्हाट इज डी, तो मेरा वो होता है डबल रिडक्शन गेयर रिड्यूसर। ठीक है, डी हो गया। अब नेक्स्ट है मेरा क्या, मैं नोट्स बना लेता हूँ यहाँ पे। पहला हो गया कन्वेंशनल यूनिट, ताकि आपको पता लगता रहे, हवा में ना उड़े। ठीक है, सेकंड हो गया मेरा क्या, सेकंड हो गया मेरा ये वाला पीक टॉर्क। किस में, थाउजेंड्स ऑफ इंच पाउंड्स। ठीक है, क्लियर। तीसरा मेरा क्या हुआ, तीसरा मेरा कौन सा था, डी। डी मैंने गेयर रिड्यूसर। ठीक है, डबल रिडक्शन गेयर रिड्यूसर, डबल रिडक्शन गेयर रिड्यूसर। और फिर मेरा फोर्थ आता है। फोर्थ क्या होता है मेरा, फोर्थ ये वाला फैक्टर मेरे को क्या बताता है, ये मेरे को बताता है पीक लोड। मेरा क्या, पीक लोड। पीक लोड कितना लेगा, पीक लोड यानी रोड जो मेरी है ना, रोड वो कितना लोड लेगी, इसको बोलते हैं या तो पीक रोड लोड, रोड लोड बोल दो, और ये हो जाएगा मेरा PRL बोल दो इसको। ठीक है, तो ये होता है मेरा इन हंड्रेड्स पाउंड्स में बताता है, हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स। तो मान लो मेरा 110 है ना गिवन, तो 110 है, इसका मतलब क्या हुआ मेरा, इतना लोड है। ठीक है, अगर 110 गिवन है तो 110 इन हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स। तो मेरा फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है, PRL। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपने को। और अब अगला पॉइंट है, जो मेरा अगला पॉइंट है ये 74 क्या बता रहा है मेरे को, स्ट्रोक लेंथ बता रहा है। जैसे स्ट्रोक लेंथ बताया था, एक अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक में जितना मेरा ऊपर नीचे जाता है उसको स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा स्ट्रोक लेंथ यानी एस बताता है क्या, ये कितना है, 74 इंचेस में बताता है। जो भी वैल्यू होगी ना मेरी इंचेस में, मान लो अगर 80 है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये 80 इंचेस, पर अभी क्या है 74, तो 74 इंचेस। तो मेरे को लास्ट वैल्यू क्या बताता है, स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ बताता है। इनको इसको याद करना है, सभी अलग अलग तरीके से याद करते हैं। कुछ फनी वेज भी होते हैं याद करने के, फनी वेज तो मैं खैर ऑनलाइन वीडियो में नहीं बोलूँगा, और कुछ वैसे सिंपल वेज भी होते हैं जो सिंपल रहते हैं, उनको याद करने के। अगर जैसे भी आपको याद करना है वैसे याद करो। ये कैसे रहते हैं सीरीज़ में, वैसे अगर आप देखोगे ना, आपको मतलब टाइम के साथ इतनी बार आएगा कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। इसको याद करने के तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी एक मैं बता देता हूँ, जो नंबर्स रहते हैं ना, मेनली नंबर्स, इनका तो हमें देख के पता लग जाता है CD क्या है, मतलब है नंबर है ना, जो नंबर बेसिकली उसको हम कैसे याद करेंगे। पहला जो होता है ना मेरा T होता है, T। दूसरा क्या होता है मेरा, लोड होता है L। और तीसरा क्या होता है मेरा, स्ट्रोक लेंथ होता है S। ये एक TCS टाइप कंपनी होती है, TCS टाइप, वैसे TLS ले लो, TLS। मैंने कैसे याद किया था, मैंने थोड़ा फनी वे में याद किया था।
तो वो तो मैं यहाँ पे लाइव वीडियो पे नहीं बता सकता। बाकी TLS लाइक TCS कंपनी की तरह आप याद कर लो, ठीक है। बस C की जगह मेरा क्या है, L है, ठीक है। बाकी आपको कैसे याद करना है, अगर और बढ़िया तरीके से याद करना है तो फ़नी वेज होते हैं, उससे मेरा क्या दिमाग जल्दी याद कर लेता है भाई, हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो उन चीज़ों को थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा फ़नी वेज में हम चलते हैं। बाकी TLS सिंपल। तो ये क्या होगी, मेरी नोटेशन हो गई, मेरी क्या हो गई, ये मेरी क्या हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप हो गई, या फिर नोटिफिकेशन ऑफ पंप, ठीक है। API क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, ठीक है। तो इतना मेरे को क्लियर हो गया कि मेरा C क्या बताता है, कन्वेक्शनल यानी कन्वेंशनल है, एयर बैलेंस्ड है, बीम बैलेंस्ड है, या फिर मार्क टू यूनिट है, पीक टॉर्क इन। अच्छा, जो मेरी ये रहता है ना थाउजेंड्स ऑफ इंच पाउंड्स, और ये मेरा हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स, और ये मेरा इंच। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ना, पहले 1000 था, फिर 100 हो गया, और फिर कुछ भी नहीं रहा, पहले इंच पाउंड था, फिर पाउंड रह गया, और फिर इंच, मतलब घटता जा रहा है। पहले वाले में तो सब कुछ आएगा, फिर नीचे वाले में हंड्रेड्स हो गया और कम हो गया, और यूनिट एक रह गई, इंच। ये भी एक तरह याद करने का तरीका है। कभी यूनिट्स पे घूम जाओ, भाई मेरा थाउजेंड्स मैंने लोड में लगा दिया, भाई मेरा 110,000 पाउंड है, ऐसे नहीं करना। मेरा स्टार्टिंग में 1000 आएगा, फिर 100, फिर कुछ नहीं, ठीक है। तो एक तरह से याद करने का तरीका है मेरा, सब पहले वाले में सब कुछ आ जाता है, फिर कुछ ना कुछ कम होता चला जाता है, कुछ ना कुछ क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया पीक टॉर्क, और फिर मेरा ये D डबल रिडक्शन गेयर रिड्यूसर X 110 क्या हो गया मेरा, ये पीक टॉर्क था, ये मेरा पीक लोड PL, और ये मेरा क्या होगा, स्ट्रोक लेंथ 74। इतना मेरे को क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से सिंपल बताया भी है, थोड़ा याद करने का तरीका भी बताया है, ठीक है। और ये भी बताया आपको यूनिट्स कैसे याद रखनी है। मेरे पहले वाले में तो सब कुछ आएंगी, फिर थोड़ा कम होता रहेगा, फिर कम होती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई मेरी यूनिट्स, ठीक है। API क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। अब मैं क्या पढ़ूंगा, अब पढ़ते हैं हम मेरा पंप कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऑयल का, किस पे, सरफेस पे, ठीक है। ये पढ़ेंगे अब, पंप कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऑयल का। सिंपल सा है, पंप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसे, कि मेरा कितना ऑयल डिलीवर कर रहा है, क्या बोलते हैं उसे, पंप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पंप डिस्प्लेसमेंट मेरी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, AP मेरा एरिया ऑफ प्लंजर, पंप डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हुआ, पंप डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरे एरिया ऑफ प्लंजर, एक सेकंड जरा, तो ठीक है। पंप डिस्प्लेसमेंट मेरी किसके इक्वल होती है, पंप डिस्प्लेसमेंट होती है मेरी एरिया ऑफ प्लंजर इंटू स्ट्रोक लेंथ इंटू N। इसमें स्ट्रोक लेंथ SP से डोनेट करेंगे, एरिया ऑफ प्लंजर AP से और N से, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लंजर मेरा किस में लेते हैं, मतलब जितना मेरा प्लंजर का एरिया है, मान लो प्लंजर का एरिया कितना है, ये मेरा प्लंजर का एरिया है, जितना मेरा रेडियस रहेगा वो प्लंजर, तो ये मेरा प्लंजर का एरिया हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये मेरा कितना एक स्ट्रोक ट्रैवल कर रहा है, एक स्ट्रोक ट्रैवल कर रहा है, तो एरिया इंटू स्ट्रोक मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, और कितने
स्ट्रोक्स पर मिनट कर रहा है, यानी 1 मिनट में कितना वॉल्यूम डिलीवर कर रहा है, ये मेरे को निकल जाएगा। एक स्ट्रोक में मेरा कितना ये कर रहा है और कितने स्ट्रोक्स पर मिनट कर रहा है, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो AP मेरा किस में होएगा, अगर समझ नहीं आया तो ये देखो, AP मेरा किस में हुआ, इंच स्क्वायर में। SP क्या हुआ मेरा, स्ट्रोक लेंथ। SP इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ बोलेंगे हम इसे, वो वाली स्ट्रोक लेंथ नहीं बोलेंगे जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ हम आगे डिस्कस करेंगे होता क्या है, बस अभी इतना समझ लो। मेरी पंप डिस्प्लेसमेंट में ना इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ आती है SP यानी इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ। अगर खाली S है तो स्ट्रोक लेंथ, अगर SP है तो इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ। ये मेरा किस में है, ये मेरी हो गई कितने इंच जा रहा है पर स्ट्रोक में, यानी कितने इंच एक स्ट्रोक में यानी एक बारी में कितने ऊपर तक चला जा रहा है, वो मेरी स्ट्रोक लेंथ होगी। सीधी सी बात, मेरे को पता ही रहेगा, समझे। मेरा कितना ऊपर जा रहा है एक बारी में यानी कि एक बारी में ऊपर की तरफ, इसको एक ही स्ट्रोक बोलूँगा ना मैं। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है एक ही स्ट्रोक बोलूँगा ना मैं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, पर स्ट्रोक में। ये मेरा कितना, ये मेरा क्या होगा, SP होगा, एक बारी में कितना जा रहा है। क्लियर। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं n से, स्ट्रोक्स की स्पीड से, मतलब 1 मिनट के अंदर मेरा कितना स्ट्रोक मार दे रहा है, तो ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा किस में, अगर हम देखें तो इंच क्यूब पर मिनट, यानी कितने इंच क्यूब उठा दे रहा है मेरा 1 मिनट के अंदर। अगर मेरे को एरिया ऑफ प्लंजर पता है, इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ पता है, n पता है, ठीक है। और अगर मैं इंच क्यूब पर मिनट को वॉल्यूम पर टाइम यानी बैरल पर डे में कन्वर्ट करूं, बैरल पर डे में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मेरा 1 बैरल किसके इक्वल होता है, मेरा 1 बैरल होता है 5.615 फीट क्यूब। 1 फीट कितने के इक्वल होता है, 1 फीट होता है 12 इंचेस, यानी 5.615 इंटू 12 का होल क्यूब। तो ये मेरा क्या आया, इंच क्यूब, ये वाला। तो मेरे को पता लग गया मेरा इंच क्यूब बैरल में कैसे कन्वर्ट होगा। और मिनट मेरे को पता है, 1 डे ये तो पता ही रहता है, 24 आवर्स 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट्स। तो ये मेरा मिनट के बीच में रिलेशन है। अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये कुछ इस तरह बनेगा 0.1484 APSPN, ये वाला फैक्टर आ जाएगा इसके आगे 0.1484। तो ये किस में आ जाएगा, मेरा बैरल पर डे में, ठीक है। तो मेरे को पता लग गया मेरा ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। ये सिंपल क्या है, मेरा वॉल्यूम कितना वॉल्यूम उठा रहा है कि 1 दिन में, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। तो अगर मैं इसको अब मोटा मोटा लिख लूँ तो मेरी जो पंप डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो कितने के इक्वल हो जाएगी, 0.1484 APSPN BBL पर डे, ठीक है। इसमें मेरा AP क्या है, AP है एरिया ऑफ प्लंजर इन इंच स्क्वायर, एरिया ऑफ प्लंजर इन इंच स्क्वायर, SP इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ इन इंचेस, N स्ट्रोक्स पर मिनट, स्ट्रोक्स पर मिनट यानी SPM, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं SPM, ठीक है। अपने को इतना क्लियर हो गया, अपने को ये फॉर्मूला पता लग गया कैसे आया और कितना आया, ठीक है, बैरल पर डे। अब मैंने बोला था जब मैं वो बस पढ़ा रहा था नीचे डाउन होल इक्विपमेंट टूल बता रहा था, प्लंजर और वर्किंग बैरल के बीच में कुछ स्लीपेज या सीपेज आती है जिससे थोड़ी लीकेज हो जाती है, ठीक है। स्लिप भी होता है या सीपेज यानी लीकेज भी बोलते हैं इसको, तो वो आती है। तो यानी कि जितना मैं बोल रहा हूँ इतना वॉल्यूम क्या नहीं हो पाता, डिलीवर नहीं होता। तो उसको मैं किस में कवर करता हूँ, वो मेरे को कंपनी बताती है कि इसकी वॉल्यूमेट्रिक, उसको बोलता हूँ मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, यानी कितना ऊपर ऑयल वो दे रहा है।
तो इसको ईवी एक टर्म आता है, ये मेरे को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बताता है, इसमें वो सब कवर हो जाता है, लीकेज वगैरह जो भी मेरी रहती है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से बोलेंगे। और जो मेरा ये तो आइडियल हो गया, मतलब टोटल, एक तरह से टोटल हो गया, पर एक्चुअल कितना होगा? एक्चुअल होएगा मेरा पंप डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल एटी लिख लेते हैं, पंप डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल। तो ये हो जाएगा मेरा कितने के इक्वल? ईवी, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले फैक्टर लिख लेते हैं, 0.1484 AP SP N इंटू ईवी, यानी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा पंप डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एक्चुअल। इतना मेरे को क्लियर हो गया, ठीक है। ये मेरी हो गई पंप डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल बैरल पर डे में। ओके, तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं हमारी पंप डिस्प्लेसमेंट। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, वो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, पर इससे पहले हम एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। हमारा किसका कंसेप्ट देख लेते हैं? इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ, जो मैंने एसपी बताया, अब इसको देखेंगे हम। ये चीज़ क्या रहता है? इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ। फिर हम इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे और एक इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे को क्या ये क्लियर हो गया मेरा क्या होता है पंप डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। इतना क्लियर। चलो फिर अब इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग की थी किससे? हमारा क्या रहता है? टाइप्स ऑफ पंप के बाद पहला हमने टाइप्स ऑफ पंप पढ़ा था, उसमें कुछ नहीं था, बस सिंपल ट्यूबिंग, जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उस पर डिपेंड कर रहा था, ट्यूबिंग, इंसर्ट या फिर केसिंग, सिंपल। फिर मैंने पढ़ा था एपीआई क्लासिफिकेशन या नोटेशन, जिसमें मैंने वो 5 टर्म पढ़े थे, जिसमें मेरा पीक टॉर्क रहता था या पीक लोड या स्ट्रोक लेंथ, तीन चीज़ें रहती थी उसमें नंबर में, और डी रहता था मेरा डबल रिडक्शन, और जो ABCM बताता था वो मेरा टाइप ऑफ पंप बताता था। तो ये मेरा हो गया टाइप ऑफ पंप पढ़ लिया मैंने, और एपीआई क्लासिफिकेशन पढ़ ली, और फिर अब ये मैंने इसके बाद क्या पंप डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, कि मेरा ऑयल कितना डिस्प्लेस कर रहा है, कितना सरफेस पे, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लो, PD एक्चुअल। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ देखते हैं, ठीक है।